हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और अमितमा के बालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो और तेरे बिना नहीं जीना। बिल्कुल, तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना है। मुझे लेकर आना है हर रोज़ एक नया टॉपिक, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। ऐसा नहीं हो खाली बकवास करके चला जाऊं। तो शुरू करता हूं अपना टॉपिक है वैक्सीन का लोचा। एक कुर्सी आवाज़ बड़ी करती है, एक मिनट रुको, ठीक कर लूँ इसको। फोकस में ही नहीं आ रहा यार बंदा, इतना स्मार्ट बंदा फोकस में नहीं आएगा, फ़ायदा क्या है। बहुत हो गया नौटंकी। वैक्सीन का लोचा ये है कि वैक्सीन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस वैक्सीन में, ये वैक्सीन एक नई वैक्सीन है, बहुत पहले सालों से लगती नहीं आ रही, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसकी ज़्यादा स्टडी अभी हुई नहीं है। हर रोज़ स्टडी होती है, हर रोज़ कुछ नया निकल के आता है। लेकिन अब बातें हो रही हैं, जो नई रिसर्च हो रही हैं कि क्या हमें बूस्टर डोज देनी पड़ेगी 1 साल बाद। जिनको 2 डोज लग चुकी हैं, क्या तीसरी डोज भी देनी पड़ेगी। बूस्टर डोज की आखिर ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है पता नहीं, क्या सालों तक रहती है पता नहीं, और क्या वैक्सीन के नए वेरिएंट के खिलाफ जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए म्यूटेशन होते हैं, क्या उसके खिलाफ भी वैक्सीन कारगर काम करेगी पता नहीं, कितनी कारगर काम करेगी पता नहीं। तो इसीलिए बूस्टर डोज की बात हो रही है कि 1 साल के बाद शायद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है अगर ये कोविड कंट्रोल ना हुआ तो। सब कुछ इसी पे है कि कोविड कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। अब बूस्टर डोज में 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो आपको वैक्सीन लगी है उसी की बूस्टर डोज लगेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 डोज किसी वैक्सीन की लगवाई, तीसरी आप बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन की लगवा लें। ये भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने पहले फाइजर की 2 डोज लगी तो तीसरी आपकी मॉडर्ना की लग जाए या जॉनसन एंड जॉनसन की लग जाए। तो ये भी देखा गया जो कॉकटेल या मिक्स्ड वैक्सीन वो है उसका भी इफेक्ट देखा जा रहा है, और कई बार देखा गया है कि उसका इफेक्ट अच्छा आ रहा है। तो ये भविष्य ही बताएगा क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लग रहा है बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है अगर कोविड कंट्रोल में ना हुआ, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में ना हुआ तो बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है 1 साल के बाद, यानी कि तीसरी डोज। अभी तो यहाँ तो पहले दूसरी डोज में ही पता नहीं चल रहा, लोगों को इतना कन्फ्यूज़न है कि समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। क्यों सर, हमने पहली डोज ली, उसके बाद कोविड हो गया, कोवैक्सीन ली थी, अब आप बताइए सर सेकंड डोज का क्या करें। आप तो कहते हो 3 से 6 महीने बाद जरूरत नहीं पड़ती, अब हम क्या करें। भाई मुझे भी नहीं पता हम क्या करें, इतना कन्फ्यूज़न है, घोर कन्फ्यूज़न। हालांकि मेरा वीडियो कल वाला देख रहे हैं जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो कम से कम 3 से 6 महीने तो आप अवॉइड ही करो वैक्सीन को, ठीक है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आप पहली डोज लगी नहीं लगी, अब एक बार कोविड हो ही गया है तो, हालांकि ये भी माना जाता है, लोग कहते हैं कि कोविड होने के बाद अगर वैक्सीन लगती है तो उसकी इम्यूनिटी और लंबी रहती है। तो बड़े सारे मतलब अभी ऐसे घोर कन्फ्यूज़न है जिसका जवाब ज़्यादातर लोगों के पास अभी है नहीं। अभी सब रिसर्च चल रही है, चलो मान लेते हैं जी रिसर्च चलती रहेंगी। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी वैक्सीन का असर कम हो रहा है, ये भी एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी वैक्सीन का असर कम होता जा रहा है। अब काफ़ी लोग IgG एंटीबॉडी करा के देख लेंगे, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। एंटीबॉडी कोई बहुत इतना स्पेसिफिक नहीं होता, कई बार टी सेल और बी सेल इम्यूनिटी का भी लोग कहते हैं कि वो तो सालों तक बनी रहती है। तो कुछ ऐसे मार्कर ढूंढे जा रहे हैं, रिसर्च करी जा रही है, कोई ऐसा टेस्ट हो जिससे हमें क्लियर पता चले कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है, अब नहीं कर रही है, कुछ महीनों के बाद या कुछ 1-2 साल के बाद, ठीक है। तो कतार में जो हमारा गल्फ का कंट्री है कतर, वहाँ पे एक स्टडी हुई है। वहाँ 1 लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगी है तो ये पाया गया है जो बेसिक वायरस है, जो बेसिक वेरिएंट है जो वायरस का कोरोना का, उसमें 95% इफेक्टिव थी। अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 89.5% इफेक्टिव थी फाइजर की वैक्सीन, और बीटा जो अफ्रीका का वायरस था उसमें 75% इफेक्टिव थी। तो ये तो कंफर्म है कि वैक्सीन वेरिएंट के खिलाफ उतनी इफेक्टिव नहीं है जितने बेसिक वेरिएंट के खिलाफ हैं, ठीक है। और हमारी यहाँ जो लग रही है कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसमें भी यही बात है कि वैसे ही एफिकेसी एक तो थोड़ी कम है पहले इनकी, ऊपर से वेरिएंट आने के बाद और कम हो गई। हालांकि जो ये दावा करते हैं, जो इवन कतर की स्टडी में भी ये दावा हुआ कि डेथ किसी की नहीं हुई, वैक्सीन ने काम भले ही कम किया हो लेकिन डेथ किसी की नहीं हुई। अब ये मेरी बात समझ से परे है, इस बात पे आगे मेरा भी कान और दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं जब कोई ये कहता है कि डेथ नहीं हुई। और जब डेथ होती हैं तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे कि कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से हुई जी, फलाने की वजह से हुई थी। तो फिर आप कहते क्यों कि कोमॉर्बिड कंडीशन में लगवाओ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन ना लगवाएं, वैक्सीन तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये जो बोला जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद डेथ नहीं होती। कल डॉक्टर अशोक पगड़िया जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जयपुर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पद्मश्री भी शायद उनको, मुझे लगता है शायद मिला था, उनकी भी डेथ हो गई। तो कारण ये है कि ये जो बात निकल के आ रही है कि जी वैक्सीन लगने के बाद डेथ नहीं होगी, पेशेंट सीरियस नहीं होते हैं, इस बात को मैं एक सिरे से नकारता हूं, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है डबल डोज वैक्सीन लेने के बाद। उसके बारे में कोई स्टडी क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं। सारी स्टडी पॉजिटिव वे में दिखाने की जा रही हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना भी है, लेकिन क्या सच का पता नहीं चलना चाहिए? क्या ये जो डॉक्टर्स की डेथ हुई है, इतने सारे डॉक्टर, के अग्रवाल, अशोक पगड़िया, इवन डॉक्टर शेखर और ऐसे अनगिनत डॉक्टर्स हैं, और मुझे लगता है 50% से ज़्यादा डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड थे और जो मरे हैं, तो क्या ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ये एक डॉक्टर्स का नंबर है तो एक आम पब्लिक में कितना बड़ा नंबर हो सकता है डेथ का वैक्सीन लगने के बाद? इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। वैक्सीन लगने दो, वैक्सीन चलने दो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि वैक्सीन कोई अगर ये कहता है कि 100% इफेक्टिव है तो मैं उससे बहस करने को तैयार हूँ। इफेक्टिव होगी, बच्चों में तो खैर अभी वैक्सीन आई नहीं है, यंग अडल्ट्स में जहाँ पे कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है वैक्सीन 100% इफेक्टिव हो डेथ को रोकने में। लेकिन जहाँ हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं वहाँ पे 100% इफेक्टिव नहीं है डेथ को रोकने में, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये प्रूफ है हमारे पास। कोई अगर ये कहता है कि ये स्टडी कोई करता ही नहीं है, अभी तक किसी ने स्टडी करी नहीं है ये वाली, हो सकता है कोई स्टडी करे, कोई इतनी हिम्मत करे कि आखिर 2 वैक्सीन लगने के बाद डेथ क्यों हुई, इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए। शायद कोई पॉजिटिव भी निकल के आ जाए, कुछ हमें ये पता चल जाए कि इस बीमारी में ये वैक्सीन नहीं देनी है। कुछ स्टडी जब होंगी, रिसर्च होंगी, तो ये भी पता चलेगा कि हमें इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर में ये वैक्सीन नहीं देनी है। जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल के साथ, वो उनको क्रोन डिजीज़ थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, ऑलरेडी दवाइयों पे थे। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हमें मिल सकते हैं जहां से ये पता चले कि इन पेशेंट्स को ये बीमारियां थी, इनमें ये वैक्सीन लगी, फिर भी डेथ हो गई। तो शायद हमें कुछ चीज़ें, और अब इस पर लोग ये कहेंगे जी ये तो वेरिएंट का था, ये डेल्टा वेरिएंट था, इसकी वजह से डेथ हो गई। तो फिर यही तो बात हो रही है कि वेरिएंट पे शायद वैक्सीन उतना काम नहीं कर रही है और डेथ, फिर इस बात को नहीं बोलना चाहिए कि डेथ के लिए 100% इफेक्टिव है वैक्सीन। इस बात पे तो मैं बिल्कुल, कोई भी बहस करने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं बिल्कुल। क्यों, क्या बहस करेंगे यार, सबके सामने आंकड़े सामने हैं। वैक्सीन इफेक्टिव हैं, लेकिन किन पेशेंट्स में? उनमें जहाँ कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और कोई वैक्सीन कितना काम करेगी इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी जीन्स पे डिपेंड करती है, आपकी जेंडर पे डिपेंड करती है, आपके वेरिएंट पे काम करती है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन पे डिपेंड करती है, आपकी एज पे डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये डेथ जो हुई हैं, इतने सारे लोगों की हुई हैं, और मुझे लोग भी यहाँ बताते हैं आगे कि जी हमारे भी रिश्तेदारी में ऐसे कई लोगों की डेथ हुई है जिनको 2 डोज वैक्सीन लगी थी। तो मुझे लगता है इस पर रिसर्च ज़रूरी है। रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि सच अगर सामने आएगा तो शायद हमें ये पता चल सकता है कि हमें कहाँ पे वैक्सीन के कंट्राइंडिकेशन है, कहाँ पे वैक्सीन हमें नहीं देनी है। बस वैक्सीन देनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, कहाँ नहीं देनी है यही बस है मेन प्रॉब्लम, कहाँ नहीं देनी है। ये अगर पता चल जाएगा तो शायद बहुत अच्छा होगा, और यही रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए। ये तो हर कोई बोल रहा है जी हमारी वैक्सीन इतनी इफेक्टिव, हमारी वैक्सीन इतनी इफेक्टिव, कोई डेथ नहीं, कोई डेथ नहीं, कोई डेथ नहीं। सर क्या बात करते हो, जाके इनको भी इंक्लूड कर लो ना जिनकी डेथ हुई है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं बात इसलिए करता हूँ कि रिसर्च होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा, डरना नहीं है। वैक्सीन में जितना चेंजेस होंगे, वैक्सीन में जितना अपडेट होंगी, जितना उसको हम चेंज करेंगे अपनी वैक्सीन को, उतना अच्छा है। और उससे रिलेटेड क्राइटेरियाज भी अगर चेंज होंगे, देखो वायरस चेंज कर रहा है तो हमें भी चेंज करना है अपने आप को, वायरस से फाइट करनी है। वायरस अपना रूप बदल रहा है, हमें भी अपना रूप बदलना है, हमें अपने ट्रीटमेंट का रूप बदलना है, हमारे अपने वैक्सीनेशन के टाइमिंग्स को वैक्सीनेशन में अपडेट करनी है, हर चीज़ को इंप्रूव करना है और चेंज भी करते रहना है। डरना नहीं है इससे कि पब्लिक हमारी क्या हंसी उड़ाएगी, आज हम कह रहे हैं 4 हफ्ते बाद, कल हम कह रहे हैं 10 हफ्ते बाद। तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि सामने दुश्मन ऐसा है जो अपना रूप बदल रहा है। चाइना का दुश्मन भाई, हमें भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। और दुश्मन ना कर, इस कोरोना पे ना बस एक ही गाना याद आता है, क्या किसको अपना दुश्मन कहें, किसको, हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना ही है, चाहे भले ही चाइना ने दिया हो। तो हालांकि गाना इस पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वैसे भी हमारा दुश्मन है।
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। यस, उम्र भर का गम दे दिया है कुछ लोगों को इस कोविड ने। अपने छोड़ के जा चुके हैं जिनके, सिर्फ उन्हीं को पता है कि ये गम कब भरेगा, कैसे भरेगा, पता नहीं। कह पाना बड़ा आसान होता है जी, वैक्सीन से कोई डेथ नहीं होती, लेकिन उनसे पूछो जिनके घर में डेथ हुई है, वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हुई है, चाहे वो डॉक्टर हो या आम आदमी हो, उनका दुख, और वैक्सीन के बिना भी डेथ हुई है, ये भी बात सच है। वैक्सीन ना लगने से तो बहुत सारी डेथ हुई हैं, और वैक्सीन लगने से भी कुछ लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेथ है, जिसके घर में भी होती है। तो ये कोविड ने ही करके दिखाया है कि उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो मैं आपके घाव को भर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कुछ आप लोगों के लिए कर पाऊँ। और मैंने बोला था कि जो विडो हैं, जिनके अर्निंग मेंबर चले गए हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, तो मैं उनके लिए फ्री कंसल्टेशन दूंगा आने वाले 2-3 साल तक, ये मैंने बोला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास ऐसे कोई बच्चे हों तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, अगर वो 10-12 साल से ऊपर के हैं, या वो विडो हैं जिनके पास कोई अर्निंग अब साधन नहीं रह गया है, वो भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं उनसे कोई चार्ज नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चाहे वो आपके मेरे क्लिनिक पे आके दिखा दें या मुझे ऑनलाइन दिखा दें, मैं कभी चार्ज नहीं करूंगा उनसे, ये मेरा वादा है। थैंक यू, बाय।